जस्टिन ट्रूडेव ने इंडिया से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये मैं नहीं, कनाडा का एक प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर जस्टिन ट्रूडेव पर एलिगेशन लगा रहा है। वर्स्ट पीएम एवर, मोस्ट करप्ट पीएम एवर, आज जस्टिन पूरे कनाडा के मोस्ट हेटेड पीएम बन चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन्हीं के बारे में जब 2015 में ये पीएम बने थे, तब जनता का इनके बारे में क्या ओपिनियन था? वेल, जस्टिन ट्रूडेव द नॉर्थ स्टार, यानी कि पूरे वेस्ट को डायरेक्शन, मार्गदर्शन देने वाला सितारा। कुछ और लोगों की राय ये थी कि जस्टिन ट्रूडेव न्यू यंग एज ऑफ कैनेडियन पॉलिटिक्स है। और आज क्या हो रहा है? आज यही अप्रूवल रेटिंग 64% से घटकर सीधा आधे से भी कम 31% पर आ गिरा है। और वेल, ये तो मैंने सिर्फ अंदरूनी ओपिनियंस की बात की। इंटरनेशनली क्या चल रहा है? जस्टिन हैज सिंगल हैंडेडली मैनेज्ड टू ब्रेक कैनाडा's फ्रेंडशिप विद अदर कंट्रीज। यूएस ने तो ट्रूडेव को वीक एंड मीक लीडर कह दिया है। और चाइना का ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, जिसमें शी जिनपिंग जस्टिन को कैसे डांट रहे हैं। ये पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड होके वायरल हो गया था। एंड फाइनली जस्टिन के खुद के पार्टी के मेंबर्स भी यही चाहते हैं कि वो पीएम पद से रेजिग्नेशन ले लें। सो बेसिकली, चाहे वो नेशनली हो, जनता के सामने, इंटरनेशनली हो, या दूसरे कंट्रीज के सामने इनकी इमेज हो, और उनके खुद के पार्टी मेंबर्स के सामने इनकी इमेज हो, जस्टिन ट्रूडेव हैज कंप्लीटली फेल्ड एज कैनाडा's पीएम। अब गाइस, यहां तक तो जो भी हमने डिस्कस किया वो तो सब मीडिया की कही सुनी बातें हैं। और आपको मालूम है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडेव का स्टैंड हमेशा इंडिया के अगेंस्ट रहा है, तो इस वजह से इंडियन मीडिया उसको बैश करने के कोई भी मौके छोड़ने नहीं वाली है। सो असल वजह क्या है? क्या जस्टिन ट्रूडेव के भोले से शक्ल के पीछे सही में ऐसे करतूत छुपे हैं जिस वजह से ये हेट फेस कर रहे हैं? और क्या वजह है कि इवन कैनेडियंस और इतने मैसिव लेवल पर इंटरनेशनली एंड नेशनली इन्हें हेट फेस करना पड़ रहा है? वेल, आज हम इन्हीं सारी बातों को एकदम डिटेल में एनालाइज करेंगे और जवाब आपके आंखों के सामने होगा। सो गाइज, शुरू करते हैं कुछ अंदरूनी बातों से जो इतना लोगों के आंखों के सामने नहीं है। आज के तारीख में डिड यू नो, कनाडा में एक हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। कैनेडियन मीडिया में ही पब्लिश्ड रिपोर्ट्स के हिसाब से आज कनाडा में एक घर खरीदना इतना कॉस्टली हो चुका है कि इतने प्राइस में स्कॉटलैंड और स्वीडन में एक कैसल आ जाएगा, एक महल आप खरीद सकते हो। पिछले 20 सालों की बात अगर मैं करूं तो कनाडा में नेशन वाइड घरों के प्राइसेस 375% से बढ़ चुके हैं। और उनके टॉप सिटीज टोरंटो और वैंकूवर में तो ये 450 से 490% तक इंक्रीज हो चुके हैं। यानी कि इफ वी पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, तो आज नेशन वाइड कनाडा में जो घर 20 साल पहले 10 लाख में खरीदा जा सकता था, उसकी कीमत आज बढ़कर 3 करोड़ 75 लाख हो चुकी है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि जब पीएम से इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में पूछा गया तो यू वोंट बिलीव उनका जवाब क्या था? हाउसिंग फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एकदम पल्ला झाड़ने वाली बात। लेकिन कैनेडियन मीडिया के हिसाब से वहां के न्यूज आउटलेट्स ये बताते हैं कि ट्रूडेव की इमिग्रेंट पॉलिसी डायरेक्टली हाउसिंग क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि ट्रूडेव ये जो इमिग्रेशन पॉलिसीज ला रहा है, जो उसको बेनिफिट कर रहे हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, उसका कनाडा पर क्या घातक असर पड़ रहा है। सो फॉरेन पॉलिसी और टोरंटो स्टार, ये दोनों मीडिया हाउसेस ने कनाडा के बढ़ते हाउसिंग क्राइसिस और इमिग्रेशन पर एक रिसर्च पब्लिश की, जिसमें यह पाया गया कि 2015 में ट्रूडेव के पीएम बनने के बाद से ही कनाडा हर साल 3 लाख से 4 लाख न्यू इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। और फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अनुसार 2019 में कनाडा ने दुनिया में सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज को भी शेल्टर दिया था, इस इमिग्रेंट फ्रेंडली एटीट्यूड के कारण। क्योंकि ऑब्वियसली कनाडा रेफ्यूजीज के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है, इसीलिए अकेले पिछले साल में ही कनाडा में 2.9% का पॉपुलेशन बूम हुआ था, जो कनाडा के इतिहास में 70 सालों का हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है। एंड यू वोंट बिलीव, इसमें 98% शेयर इमिग्रेंट्स का रहा है। सो बेसिकली ट्रूडेव की इस इमिग्रेंट फ्रेंडली पॉलिसी का प्राइस वहां की जनता पे कर रही है। आज की तारीख में कनाडा में जितनी तेजी से लोग आ रहे हैं, उसके कंपैरिजन में घर वहां पर काफी कम बन रहे हैं। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा हो जा रही है और सप्लाई में एक बड़ा सा गैप आ जा रहा है। इनफैक्ट अपने एक रिपोर्ट में कैनेडियन गवर्नमेंट ने खुद ये भी एक्सेप्ट किया था कि अगर इसी रेट से इमिग्रेंट्स का कनाडा में आना जारी रहा तो 2030 तक देश में 35 लाख घरों की कमी हो जाएगी। सो इसका मतलब ये क्रिस्टल क्लियर है कि ट्रूडेव गवर्नमेंट की ये फॉल्टी इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से वहां का हाउसिंग सेक्टर क्रम्बल हो रहा है। तो अब बात आती है कि फिर ट्रूडेव इस प्रॉब्लम से पलड़ा क्यों झाड़ रहा है? वेल, यही सवाल का जवाब तो लोगों को नहीं मिल रहा।
ठीक ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है उनके हेल्थ केयर सेक्टर में भी। उनका हेल्थ केयर सेक्टर भी फेल हो रहा है। इनफैक्ट वहां पर डॉक्टर्स की इतनी कमी हो गई है, बिल्कुल यूके की तरह, कि ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लोग डॉक्टर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, कनाडा का ये हेल्थ केयर क्राइसिस क्या है और जस्टिन ट्रूडेव कैसे रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इसे डिटेल में बताने से पहले मैं आपको कोडिंग इन्वेडर्स के एक ऐसे कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं जिससे आपको सिर्फ 9 महीने में 7.5 लाख से लेकर 18 लाख पर एनम की जॉब लग सकती है। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इतना हाई पैकेज कैसे? तो हाई पैकेज इसीलिए क्योंकि कोई भी कंपनी का ग्रोथ उसके टॉप लीडर्स द्वारा लिए गए डिसीजंस पर ही डिपेंड करता है। लेकिन यही लीडर्स डिसीजंस लेते हैं डेटा साइंटिस्ट द्वारा प्रोसेस किए हुए डेटा के साथ। और आज पूरी दुनिया, हर एक फील्ड, हर एक कंपनी डेटा ड्रिवन हो गई है और इसीलिए आज डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट मोस्ट इन डिमांड टेक रोल्स 2023 में सबसे टॉप पर आए हैं और कंपनीज में इनकी जॉब वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है और ज्यादा सैलरी पे करने के लिए कंपनीज रेडी है। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता है तो डोंट वरी, कोडिंग इन्वेडर्स बिल्कुल आप जैसे बिगिनर्स के लिए है, जहां पर आपको एसक्यूएल और पाइथन जैसे सीमिंगली डिफिकल्ट लैंग्वेजेस एकदम इजीली सिखाए जाएंगे, वो भी डायरेक्टली डेलॉयट, इन्फोसिस, जीटीवी जैसे कंपनीज के वर्किंग प्रोफेशनल्स द्वारा। कोडिंग इन्वेडर्स के कोर्सेज का टेन्योर है 9 मंथ्स, जिसमें आपको हर हफ्ते 30 से ज्यादा बिजनेस केस स्टडीज, 1500 से ज्यादा असाइनमेंट्स और 2 लाइव सेशंस मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोडिंग इन्वेडर्स के 100% जॉब असिस्टेंस की वजह से आपका एक हाई पेइंग जॉब लैंड करने के चांसेस काफी ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट इन्होंने अब तक 300 प्लस हायरिंग पार्टनर्स के थ्रू 20,000 प्लस कैंडिडेट्स को 7.5 से 15 LPA के पैकेजेस दिलाए हैं। सो गो kickstart your career too. Just click on the link in the description and use coupon code GET35 to avail 35% discount on data scientist courses. Link description में। अब लौट आते हैं कैनेडियन हेल्थ केयर क्राइसिस पर। सो गाइस, 2022 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें एक काफी वियर्ड इंसिडेंट के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। ब्रिटिश कोलंबिया में एक बूढ़ी कैनेडियन लेडी को अपने 82 इयर्स ओल्ड हस्बैंड के लिए एक डॉक्टर चाहिए, ऐसी एड न्यूज़पेपर में पब्लिश करनी पड़ गई। जस्ट इमेजिन दैट, डॉक्टर के सर्विस के लिए एड पब्लिश करना पड़ रहा है। आज एंगस रीड इंस्टीट्यूट के हिसाब से 68% कैनेडियन का यह मानना है कि पिछले डेकेड से, यानी कि ट्रूडेव गवर्नमेंट पीरियड से, देश की हेल्थ केयर फैसिलिटीज पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वेरी अनफॉर्चुनेटली सीबीसी न्यूज के मुताबिक यहां पर नॉर्मल सर्जरीज के लिए भी 22 मंथ्स का पेशेंट के लिए वेटिंग पीरियड है। डॉक्टर्स की इतनी शॉर्टेज है यहां पर कि रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ रहा है। अब कनाडा, जो कि एक G7 कंट्री है, सबसे खराब डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो आपको कनाडा में ही मिलेगा, जो है 1000 to 2 डॉक्टर्स। मतलब हर 1000 लोगों के लिए सिर्फ 2 डॉक्टर्स ही मौजूद हैं। और इससे आप ये समझ सकते हो कि क्यों डॉक्टर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना पड़ रहा है। अब दोस्तों, ट्रूडेव गवर्नमेंट पर जो अगले एलिगेशंस है वो ये है कि ये करप्ट गवर्नमेंट है और ये इलेक्शंस को रिग भी करते हैं। सो कनाडा में एक मेजर स्कैंडल हुआ था बाय द नेम SNC-Lavalin स्कैंडल। इसमें ट्रूडेव गवर्नमेंट के 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स और खुद पीएम ट्रूडेव के की एड्स को उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिजाइन करना पड़ा था। इनफैक्ट ये चार्जेस इतने सिवियर थे कि ऑपोजिशन पीएम ट्रूडेव को भी स्टेप डाउन करने की डिमांड कर रही थी। बेसिकली SNC-Lavalin कंपनी पर यह आरोप लगा कि उसने अफ्रीकन कंट्री लिबिया में $36 मिलियन के एक हाईली प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट को इलीगली हासिल करने के लिए लिबियन ऑफिशियल्स को ब्राइब किया था। ला प्रेस न्यूज़पेपर के अनुसार लिबियन गवर्नमेंट को अपने साइड करने के लिए कंपनी ने 2008 में तब के लिबियन रूलर मुअम्मर अल-गद्दाफी के बेटे सादी को सबसे पहले कनाडा विजिट पर बुलाया था, जिसके लिए फर्म ने $1.5 मिलियन खर्च किए थे। और फिर उसके बाद कनाडा में सादी की खातिरदारी के लिए कई प्रोस्टिट्यूट्स का इंतजाम किया गया, जिसमें पूरे $22,600 का खर्चा है। अब ऐसे इलीगल तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने से लिबियन गवर्नमेंट को $98 मिलियन का नुकसान हुआ था। अब कनाडा में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्राइब करके हासिल करना क्रिमिनल कोड के सेक्शन 426 के अंडर एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसके लिए 5 साल की सजा हो सकती है। सो दिस वाज कंप्लीटली इलीगल एंड अ करप्ट मेजर। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए इस मामले में एंट्री होती है जस्टिन ट्रूडेव की। जस्टिन सबसे पहले तो कुछ इलीगल लूपहोल से कंपनी को बचाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कनाडा में डिफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट नाम का एक सेटलमेंट होता है, जिसमें कुछ छोटे क्राइम्स के केसेस में कंपनीज पर फाइन लगाकर उन्हें बरी कर दिया जाता है और उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस केस में यह डिसीजन था तभी के कैनेडियन अटॉर्नी जनरल विल्सन रेबॉल्ट के पास। सो अब मजे की बात देखो, सीबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से जस्टिन ट्रूडेव देश के प्रधानमंत्री एक कंपनी के लिए केस में इन्वॉल्व अटॉर्नी जनरल को 11 बार अलग अलग तरीकों से प्रेशर डालने की कोशिश करते ताकि वो कंपनी उस इलीगल काम से
बाइज्जत बरी हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर जस्टिन, अटॉर्नी जनरल झुकते ही नहीं है। सो अब देखना जस्टिन क्या करता है। वो 2018 में रीमीडिएशन एग्रीमेंट्स नाम के एक नए लॉ को ही बना देते हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल द्वारा कोर्ट प्रोसिक्यूशन ही ओवर पावर हो जाता है। बेसिकली इस लॉ के मुताबिक कंपनी प्रोसिक्यूटर यानी इस केस में गवर्नमेंट के साथ एक सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करके पेनल्टी देकर कोर्ट चार्जेस को बाईपास कर सकती है। मतलब कि एक तरह से जस्टिन ट्रूडेव ने यहाँ पर बहुत ही कन्वीनियंटली न्यू पॉलिसीज बनाए और उसे अपने फेवर में यूज भी कर लिया। अब जस्टिन ट्रूडेव पर नेक्स्ट एलिगेशन है कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से ही 2015 और 2021 के इलेक्शंस जीते। नाउ I know this is a major allegation, but let's understand the details. So, 23rd September 2023 को कैनेडियन न्यूज एजेंसी द नेशनल टेलीग्राफ के सीनियर जर्नलिस्ट डैनियल बोर्डमैन ने ओपनली ये बताया कि जस्टिन ट्रूडेव ने इंडिया से झगड़ा सिर्फ इसीलिए मोल लिया क्योंकि चाइना का जस्टिन ट्रूडेव को इलेक्शन जिताने में सपोर्ट था, उसका भांडा फूटने वाला था और उसे जनता को उस मुद्दे से कैसे भी करके डाइवर्ट करना था। To shift the specter from Chinese foreign interference being framed as a story of Indian foreign interference to cover up the real story, which is Chinese interference. Similar stance एक दूसरे कैनेडियन ग्लोबल अफेयर्स एनालिस्ट और CNN के कॉलमनिस्ट माइकल बुकयॉर्किफ का भी है। उन्होंने भी यही कहा कि ट्रूडेव ने इंडिया पर एक्यूजेशन सिर्फ खुद को चाइनीज इलेक्शन इंटरफेरेंस मुद्दे से बचाने के लिए लगाया है। अब ये कैनेडियन पॉलिटिकल एनालिस्ट ट्रूडेव पर ऐसे एक्यूजेशंस कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी द ग्रेट CSIS के लीक्स के बेसिस पर लगा रहे हैं। मतलब इसमें डेफिनेटली बहुत दम है। सो कुछ ऐसा हुआ था ना कि 24 फरवरी 2023 को कनाडा के दो मेजर न्यूज एजेंसीज द ग्लोब एंड टाइम्स और द ग्लोबल न्यूज को एक CSIS एजेंट ने एक एक्सप्लोसिव खबर लीक की। उन्हें उस एजेंट ने बताया कि ट्रूडेव और उसकी लिबरल पार्टी ने 2015 और 2021 के इलेक्शन जीतने के लिए चाइना से फंडिंग्स ली थी और इस पूरे फंडिंग का उस CSIS एजेंट ने मनी ट्रांसफर के स्ट्रिंग के साथ कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था इसके कंप्लीट डिटेल्स भी मीडिया को लीक कर दिए थे, जो ऑफ कोर्स उन मीडिया हाउसेस ने अपने आर्टिकल्स में पब्लिश कर दिया। अब उस आर्टिकल में यह मेंशन्ड है कि 2013 में जस्टिन ट्रूडेव लिबरल पार्टी के PM कैंडिडेट घोषित होते ही वो चाइना के रेडार पर आ गए। 2014 में CSIS ने एक कॉन्वर्सेशन टैप किया था जिसमें कनाडा बेस्ड चाइनीज एम्बेसी के एक डिप्लोमैट और कनाडा बेस्ड चाइनीज बिलियनियर ज़ैंग बिन ये बात कर रहे थे कि आने वाले 2015 नेशनल इलेक्शन में ट्रूडेव की लिबरल पार्टी स्टीफन हार्पर को यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर फुल स्विंग में जीत हासिल करेगी और इसीलिए चाइनीज डिप्लोमैट ने बिलियनियर ज़ैंग बिन को ये इंस्ट्रक्ट किया कि वो ट्रूडेव फाउंडेशन में $1 मिलियन डोनेट करें, जिसे चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें वापस से रीइंबर्स कर देगी। लेकिन अब ये सवाल आता है कि ट्रूडेव फाउंडेशन असल में है क्या? सो लेट मी टेल यू, जस्टिन ट्रूडेव फाउंडेशन जो कनाडा की एक बड़ी NGO है, इसके एक्टिव मेंबर रह चुके हैं और आज भी उनके भाई अलेक्जेंडर ट्रूडेव ट्रस्ट के फाउंडिंग मेंबर है। अब टू नोबडीज सरप्राइज 2015 इलेक्शंस की चाइनीज प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। लिबरल पार्टी के जस्टिन ट्रूडेव बहुमत से कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए और फिर इस इलेक्शन के ठीक 7 महीने यानी कि मई 2016 को टोरंटो में लिबरल पार्टी का फंड रेजर प्रोग्राम हुआ जिसमें बिलियनियर ज़ैंग बिन भी आए थे और इसी प्रोग्राम में जस्टिन चीफ गेस्ट थे। एंड इसी इवेंट के बस कुछ हफ्तों में ट्रूडेव फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल ने यह अनाउंस किया कि बिलियनियर ज़ैंग बिन और एक दूसरे वेल्दी चाइनीज बिजनेसमैन न्यू जेनशिंग उन्हें वापस से $1 मिलियन और डोनेट करने वाले हैं। अब उस CSIS एजेंट ने तो न्यूज एजेंसी को यह भी बताया कि वो पैसे एग्जैक्टली कहां पर खर्च हुए। उस $1 मिलियन में से 200,000 डायरेक्ट ट्रूडेव फाउंडेशन में गए, $50,000 ex-PM पियर ट्रूडेव और माओ जेडोंग का एक प्रपोज स्टैचू बनाने के लिए गए और बचे $750,000 यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल के चाइना विजिट स्कॉलरशिप ग्रांट में दिए गए। अब जाहिर है इस पूरे इंफॉर्मेशन को जब फरवरी में दोनों न्यूज एजेंसी ने पब्लिश किया तब कैनेडियन जनता में पब्लिक इंक्वायरी की मांग उठने लगी। इस पर सबसे पहले तो PMO ने यह क्लैरिफिकेशन दिया कि जस्टिन ट्रूडेव को ज़ैंग के डोनेशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि वो PM बनते ही ट्रस्ट के कामकाज से बाहर हो गए थे और ट्रूडेव ने कैनेडियन जनता से कहा कि पब्लिक इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद इस एलिगेशन पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट कमिटी एस्टैब्लिश करके रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। साउंड्स फेयर, राइट? वेल
आई नो झोल की बू आपको दूर दूर से आ रही होगी, बट देखते हैं आगे क्या होता है। सो इस न्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से इस कमिटी के चेयरमैन मॉरिस रोजनबर्ग बनते हैं, जो बाय द वे कौन होते हैं गेस करोगे? वो इंसान जो खुद 2014 से 2018 तक ट्रूडे फाउंडेशन के वन ऑफ द चेयरमैन थे, यानी कि चोर भी वही और पुलिस भी वही। और बाद में ग्लोब एंड टाइम्स को यह भी पता चला कि उसी मॉरिस ने ही मिस्टर जैंग से ट्रूडे फाउंडेशन को पैसे दिलाने के लिए लॉबिंग यानी कि कन्विंसिंग किया था। अब ऑफ कोर्स जब ये बातें जनता के सामने आई तो पब्लिक इंक्वायरी की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लग गई और फाइनली ये मुद्दा इतना हाइप हुआ कि 7 सितंबर 2023 को प्रेशर में आकर ट्रूडेव गवर्नमेंट को पब्लिक इंक्वायरी सेटअप करनी ही पड़ी। फिलहाल जस्टिस मेरी और होजे होग को इस पब्लिक कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट इंक्वायरी के बाद पब्लिश की जाएगी। पर फ्रेंड्स, क्या आपने कुछ गौर किया? पब्लिक इंक्वायरी की तारीख 7 सितंबर थी और अगर आपको याद होगा इसके कुछ 5 से 6 दिनों बाद ट्रूडेव गवर्नमेंट ने इंडिया पर निज्जर के किलिंग के लिए एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया था और इसीलिए कई मीडिया हाउसेस और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इंडिया पर एलिगेशंस लगाना सिर्फ और सिर्फ ट्रूडेव का एक एस्केप मूव था। मुद्दे को भटका दो, लोगों का फोकस कहीं और लाओ। सो अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रूडेव की जनता उससे क्यों नाराज है, लेकिन यू नो व्हाट, उनके खुद के पार्टी मेंबर्स भी उनसे कुछ ज्यादा खुश नहीं है। मैकलीन्स न्यूज में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के हिसाब से ट्रूडेव के फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ साइरस रिपोर्टर कि जस्टिन उन्हें अक्सर डिसअप्रूविंग अंकल जैसे डिमीनिंग टर्म से चिढ़ाया करते हैं। इसी बात पर साइरस ने ट्रूडेव पर एलिगेशंस लगाया कि उनमें पेशेंस की बहुत कमी है और वो सेल्फ क्रिटिसिज्म को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि उन्होंने अपने अराउंड यस मैन का एक ग्रुप फॉर्म कर लिया है जिनका काम बस यही होता है उनके हर हाँ में हाँ मिलाना। और अगर किसी ने ट्रूडेव के डिसीजंस पर सवाल खड़ा किया तो वेरी वियर्डली ट्रूडेव और उनकी यस मैन की टीम उस पर्सन का मजाक बनाने लग जाती है। एक ऐसे ही इंसिडेंट को मैकलीन्स न्यूज ने रिपोर्ट किया। सो हुआ कुछ ये था कि स्कॉट ब्राइसन जो ट्रूडेव कैबिनेट में हेड ऑफ ट्रेजर थे, एक बार उन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर कुछ वैलिड सवाल उठाए। तभी ट्रूडेव और उनकी टीम उनसे नाराज हो गई और उसके बाद उसे एड्रेस करने की जगह पे उनका मजाक उड़ाने लग गई। ट्रूडेव के चीफ ऑफ स्टाफ तो दूसरे मिनिस्टर्स के सामने स्कॉट की आवाज की नकल निकालने लग गए और टॉन्ट्स मारने लग गए कि देखो इसकी आवाज ओल्ड पीनट्स कार्टून की तरह। मतलब फ्रेंड्स, आपको सुनने में बहुत ही फनी लग रहा होगा, बट सीरियसली एक G7 और डेमोक्रेटिक कंट्री का हेड ऑफ स्टेट ऐसे चाइल्डिश मैनर में बिहेव कर रहा है और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है। उसी आर्टिकल में ऐसे कई केसेस मेंशन्ड है, जैसे एक बार जस्टिन ने अपने कैबिनेट के 2 मेंबर्स स्टेफनी डायन और जेन फिलपॉट को यह कहकर कैबिनेट से हटा दिया कि वो दूसरे मिनिस्टर्स को बहुत हार्शली क्रिटिसाइज करते हैं। सो बेसिकली जस्टिन के ही खुद के पार्टी मेंबर्स अगर यूं मीडिया में आके अपने ही लीडर को पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जस्टिन अपनी ही पार्टी के सभी मेंबर्स को एक साथ लेकर नहीं चल पा रहे। नाउ हमने देखा कि ट्रूडेव को कनाडा के अंदर तो काफी बैकलैश मिल रहा है, लेकिन वही ट्रूडेव को अब इंटरनेशनली भी काफी ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ रहा है। निज्जर किलिंग इशू पर ट्रूडेव ने ओपनली अपने एलाइज यूएस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को कंडेम करने के लिए कहा, बट इट सीम्स जस्टिन की तरह बाकी कोई भी देश इंडिया से राइवलरी लेने के मूड में नहीं है। अल जजीरा के मुताबिक कनाडा के इंपॉर्टेंट एलाइज ने इस इशू पर बस अपना कंसर्न जताया, लिप सर्विस दी, बट किसी ने भी कनाडा के कहने पर इंडिया को कंडेम नहीं किया। एंड वेल, माइंड यू, ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि पहले कनाडा की एक आवाज पर उसके एलाइज उसके राइवल कंट्री को क्रिटिसाइज करने लग जाते थे, बट आज केस कुछ अलग है बॉस। इंडिया के मामले में कनाडा का साथ कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं दे रहा है, उल्टा सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, एक प्रोमिनेंट यूएस बेस्ड थिंक टैंक ने ट्रूडेव के डिसीजन को ही क्रिटिसाइज करते हुए उसे इररिस्पॉन्सिबल कहा। और कैनेडियन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इंडिया से राइवलरी लेकर कनाडा को $11.6 बिलियन का ट्रेड लॉस हो सकता है, क्योंकि इंडिया कनाडा का 10th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अब ट्रूडेव का ये इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन कोई पहली बार नहीं हुआ है। कनाडा के सबसे मेजर एलाय यूएस ने जस्टिन को ओपनली वीक एंड मीक कहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 2018 में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कनाडा से इंपोर्ट होने वाले स्टील पर 25% टैरिफ और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ्स इंपोज किए थे, और ये टैरिफ इंक्रीज यूएस ने ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के सेक्शन 232 को इन्वोक करके किया था, जो बेसिकली ट्रेड पार्टनर्स से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होने पर इन्वोक किया जाता है। असल में उस वक्त कनाडा चाइना से आए मेटल्स को यूएस में डंप कर रहा था।
था, पर यूएस द्वारा टैरिफ्स इंपोज करने के बाद कनाडा ने इस एक्शन को इंसल्टिंग कहते हुए यूएस गुड्स पर भी काउंटर टैरिफ्स लगाने की बात कही। इसके रिटेलिएशन में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ट्रूडेव को मीक एंड वीक कहा, पर पीएम ट्रूडेव की बेइज्जती यहां पर नहीं रुकी। 2022 में जब उन्हें ईयू पार्लियामेंट में गेस्ट ऑफ ऑनर बन के स्पीच देने के लिए बुलाया गया, तभी जर्मनी की ईयू मेंबर क्रिस्टीन एंडरसन ने ओपनली कहा, ट्रूडेव तुम डेमोक्रेसी के लिए डिसग्रेस यानी कि कलंक हो। Mr. Trudeau, you are a disgrace for any democracy. Please spare us your presence. Thank you. दरअसल 2021 में कैनेडियन पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन टेबल किया गया जिसमें चाइना के उइगुर मुस्लिम्स पर जेनोसाइड डिक्लेयर करने के लिए चाइना को कंडेम करना था, बट ट्रूडेव गवर्नमेंट ने इसे पास होने नहीं दिया और बस इसी इंस्टेंस को लेकर क्रिस्टीन ट्रूडेव को डिसग्रेस फॉर डेमोक्रेसी कह रही थी। इसी ईयू समिट में क्रोएशिया के ईयू मेंबर मिस्लाव कोलाक्युसिक ने भी ट्रूडेव को डिक्टेटरशिप ऑफ द वर्स्ट काइंड कहा। Međutim, za mnoge građane svijeta to je diktatura najgore vrste. क्योंकि कनाडा में उस वक्त पुलिस ने ब्रूटली एक लेडी को मैनहैंडल किया था। नाउ वेस्टर्न एलाइज तो ट्रूडेव को क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, बट उसका एशियन एलाय चाइना भी पिछले 5 सालों में ट्रूडेव को कई बार बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट कर चुका है। 2019 में चाइना ने सीधे 2 एक्स कैनेडियन डिप्लोमैट्स को ही अरेस्ट कर लिया और उन पे एस्पियोनाज चार्जेस लगाकर उन्हें 11 साल की सजा भी सुना दी। एक्चुअली ये इसीलिए हुआ था क्योंकि दिसंबर 2019 में कनाडा ने यूएस के ऑर्डर्स पर हुआवे टेक्नोलॉजीज की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग वैनजाओ को अरेस्ट कर लिया था। सो बेसिकली यहाँ पर कनाडा बेफिजूल का यूएस और चाइना की लड़ाई के बीच में फंस गया। फिर 2021 में तो एक चाइनीज डिप्लोमैट ली यांग ने ट्रूडेव को ओपनली ह्यूमिलिएट किया यूएस का कुत्ता बता के। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट यह था कि ट्रूडेव ने कनाडा को यूएस के पीछे भागने वाला कुत्ता बना दिया है। अब ये काफी हार्श स्टेटमेंट था क्योंकि ऐसा रेयर केसेस में ही देखने को मिलता है कि एक देश का डिप्लोमैट किसी देश के पीएम को कुछ ऐसा कह रहा हो। और वैसे उस चाइनीज डिप्लोमैट ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि जस्टिन की पार्टी के एक मेंबर ने यूएसए को सपोर्ट करने के चक्कर में चाइना को शिनजियांग मुद्दे पर अपोज कर दिया था। नेक्स्ट इंस्टेंस 2022 के G20 बाली समिट में हम सभी ने देखा कि कैसे शी जिनपिंग ट्रूडेव को डिप्लोमैटिक टॉक लीक के लिए डांट रहे थे और अब रिसेंटली मई 2023 में भी दोनों के रिलेशंस एकदम एस्केलेट हो गए क्योंकि चाइना ने कैनेडियन एम्बेसडर को सीधे देश से एक्सपेल कर दिया और इसके पीछे की वजह यह थी कि ट्रूडेव गवर्नमेंट ने उनके चाइनीज डिप्लोमैट को देश में इंटरफियरेंस के लिए बाहर निकाल दिया। सो बेसिकली टू सम इट ऑल अप, कनाडा यूएसए और चाइना के बीच एक पिंग पोंग बॉल के जैसे इधर से उधर फेंका जा रहा है। नाउ इस पूरे इशू को अगर देखें तो यह समझ में आता है कि कनाडा में इंटरनल प्रॉब्लम्स ही काफी ज्यादा है और ऊपर से कनाडा ने जो इंडिया के साथ डायनामिक क्रिएट कर लिया है जिसके चलते उसे टेररिज्म को हार्बर करना पड़ रहा है, वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स पर प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहा है। और अगर भविष्य में भी ये ऐसे चलते गया तो ये मुसीबत का, ये प्रॉब्लम का पहाड़ और भी बढ़ता चले जाएगा और एक दिन कनाडा के सर पर फूटने वाला है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा को पहली फुर्सत में इंडिया के साथ बैठकर डिप्लोमेटिक टॉक्स के जरिए ये प्रॉब्लम को बायलैटरली सॉल्व करने की बात करनी चाहिए और उसे शॉर्ट टर्म से ज्यादा एक लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आज ही क्रिएट नहीं हुई है, इन्हें सॉल्व करने के लिए भी समय लगने वाला है। बट यहाँ पर कनाडा को डेफिनेटली कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि हमेशा जस्टिन ट्रूडेव और उसकी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं होंगे। अब फ्रेंड्स, वीडियो एंड करने से पहले मैं एक और एक पर्सपेक्टिव दर्शाना चाहूँ। ये था एस जयशंकर जी का बयान, सीधा पिन पॉइंट करके कनाडा की ग्लोबल इमेज पर सवाल खड़ा कर दी। पहले इंडिया अक्सर एक डिफेंसिव स्टैंड लिया करता था, जैसे ये जो वेस्टर्न कंट्री के जो जर्नलिस्ट होते थे वो ऐसे तरह तरह के सवाल पूछते थे कि इंडिया में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हेट बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे, और इंडियन डिप्लोमैट्स अक्सर उसे डिफेंड किया करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी जैसे आप देख सकते हो, इंडियन डिप्लोमैट्स सीधा बॉल उन्हीं के कोर्ट पर फेंककर उन्हीं को उनके गेम में हरा देते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल पूछकर यूजुअली वेस्टर्न मीडिया को जवाब नहीं चाहिए होते, बल्कि वो इंडिया की ग्लोबल इमेज खराब करना चाहते हैं सबके सामने। और इंडिया ने भी कनाडा के अगेंस्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे, बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी अपनाई है। ग्लोबल इमेज नेक्स्ट लेवल पर खराब कर रहा है और ये सबूत है कि आज हम ये सब वीडियोस बना रहे हैं और मीडिया में ये सारे वीडियोस चल रहे हैं और न्यूज़ चल रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? जस्टिन ट्रूडेव का पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो रहा है और अल्टीमेटली उसका पत्ता गिरना बिल्कुल जायज है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तरफ जस्टिन ट्रूडेव का पत्ता बहुत ही जल्द गिर सकता है, वहीं पर उसकी नेबरिंग मोस्ट पावरफुल कंट्री यूएस में एक इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो बहुत ही जल्द यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है।
मैं बात कर रहा हूं विवेक रामस्वामी की। अब इस इंडियन ओरिजिन के बंदे में ऐसा क्या एक्स फैक्टर है कि ये यूएस प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़ा है, और क्यों लोग हाल ही में इन्हें अभी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने लग गए। वेल, इस टॉपिक को लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो यहां पर बनाया, यू डेफिनेटली हैव टू चेक इट आउट। आपको करंट यूएस इलेक्शन डायनामिक्स के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड GET35 टू गेट 35% ऑफ ऑन डेटा एनालिटिक्स कोर्सेज विद जॉब असिस्टेंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेकआउट कोडिंग इन्वेडर्स। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर ठोकना, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो इसे। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।